आज आइसोमरिज्म में हम लोग कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म पढ़ेंगे। तो इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हमारे साथ आरती है जो हमारा मदद करेगी। आरती, आप इस तरह से सपोज कीजिए, आप इस तरह से पकड़िए। गुड इवनिंग, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म क्या होता है? ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जब सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है तो किसी भी सिंगल बॉन्ड चेन में इनफाइनाइट रोटेशन होता है, और इन इनफाइनाइट रोटेशन से कंपाउंड इनफाइनाइट स्पेस अरेंजमेंट चेंज करता है, और इन इनफाइनाइट स्पेस अरेंजमेंट से इनफाइनाइट स्ट्रक्चर्स हमको मिलते हैं जिनको कॉन्फॉर्मर्स कहते हैं, और इस घटना को क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। उम्मीद है आज का टॉपिक आपको पसंद आएगा। चलिए शुरू करते हैं। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म लिखिए। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन की प्रॉपर्टी होती है। कार्बन जब सिंगल चेन बनाता है ना, सिंगल बॉन्ड, तो वो इनफाइनाइट रोटेशन करता है। तो इनफाइनाइट रोटेशन से इनफाइनाइट स्पेस अरेंजमेंट चेंज होगा, और इन इनफाइनाइट स्पेस अरेंजमेंट से हमको इनफाइनाइट आइसोमर्स मिलेंगे। इन आइसोमर्स को क्या कहते हैं? कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। लिखिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म is a property of single bonded कार्बन चेन। जब कोई कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन रखता है तो वो कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म शो करता है। कंपाउंड which contains single bond goes under infinite free rotation due to these rotation infinite isomers are formed which are called conformers। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन की प्रॉपर्टी होती है। जब कंपाउंड सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन बनाता है, ऐसी स्थिति में वो इनफाइनाइट रोटेशन करता है, और इन इनफाइनाइट रोटेशन के वजह से वो कंपाउंड इनफाइनाइट आइसोमर्स क्रिएट करता है। नेक्स्ट, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। एक को बोलते हैं सी हॉर्स और एक को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन। नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स। सबसे पहले को बोलते हैं सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन, और दूसरे को बोलते हैं न्यूमैन प्रोजेक्शन।
किसी भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को हम दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। पहला होता है सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन और दूसरा होता है न्यूमैन प्रोजेक्शन। किसी भी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को दो तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, सी हॉर्स और न्यूमैन। अब कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है हम एक एग्जाम्पल से देखते हैं, ठीक है ना। कॉन्फॉर्मेशन को समझने के लिए हमको एक एग्जाम्पल की जरूरत है। आपको ध्यान से इन एग्जाम्पल्स को समझना है। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को समझने के लिए अभी हम अपने एक स्टूडेंट आरती का मदद लेंगे। आरती हमारा मदद करेगी कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स को समझाने में। आओ जाओ आरती। कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमरिज्म को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं CH3 CH3, ठीक है ना। जैसे ये जो कंपाउंड है कार्बन कार्बन एक सिंगल चेन बना रहा है, तो यहाँ पे कार्बन जो है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे जो कार्बन है 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है और ये भी कार्बन है जो 3 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। अब इमेजिन कीजिए जब ये कार्बन घूमेगा ना, कार्बन को हम रोटेट कराएंगे तो उसके साथ जो जुड़ा तीनों हाइड्रोजन है वो भी घूमेगा और इस साइड का भी हाइड्रोजन घूमेगा। तो इसको अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए हमारे साथ आरती है जो हमारा मदद करेगी। आरती आप इस तरह से, सपोज कीजिए आप इस तरह से पकड़िए। आपको इमेजिन करना है कि यहाँ पे ये जो मेरा हाथ है कार्बन है और इसे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, 1 2 3। इस तरह से पकड़ लो। यहाँ पकड़ लो, पकड़ो, हाँ इस तरह से पकड़ो। अब आप इमेजिन कीजिए कि ये कार्बन है, तुम भी दिखा दो, यहाँ पे कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है और ये 3 हाइड्रोजन है, 1 2 3। मेरे पास भी 3 हाइड्रोजन है, ठीक है ना। अब इधर आ जाओ। अब वो ये सिंगल बॉन्ड है, देखिए ये कार्बन 3 हाइड्रोजन इधर और ये कार्बन 3 हाइड्रोजन इधर। अब जब ये फ्री रोटेशन करेगा तो ये इनफाइनाइट स्ट्रक्चर क्रिएट करेगा, है ना। इस दरमियान जब कार्बन फ्री रोटेशन कर रहा होगा तो हाइड्रोजन भी इसके साथ क्या हो रहा होगा, घूम रहा होगा। इस रोटेशन में इनफाइनाइट बार ये हाइड्रोजन अपना स्पेस अरेंजमेंट चेंज करेगा और इन इनफाइनाइट स्पेस अरेंजमेंट से इनफाइनाइट आइसोमर्स क्रिएट होंगे। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स, ठीक है ना। अब ऐसा होगा कि जब हाइड्रोजन रोटेट कर रहा होगा तो एक सिचुएशन ऐसा भी आएगा कि इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन आ जाएगा, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन, इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के पीछे ये हाइड्रोजन। और सामने करो, कैमरे के सामने ले जाओ। अब इनफाइनाइट रोटेशन में हो सकता है कि एक सिचुएशन ऐसा है कि इस हाइड्रोजन के सामने ये हाइड्रोजन आ जाए, इस हाइड्रोजन के सामने ये और इसके सामने ये। इस फॉर्म को हम इक्लिप्स्ड फॉर्म बोलते हैं। जब जब कार्बन इनफाइनाइट रोटेशन करता है तो एक वक्त ऐसा भी आता है जब एक दूसरे के पीछे हाइड्रोजन आता है, इसको कहते हैं इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है, जब एनर्जी मैक्सिमम होता है, क्योंकि सेम जाति में क्या होगा, रिपल्सन, दोनों हाइड्रोजन है यहां भी, तो यहां पे रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है और इस फॉर्म को क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड फॉर्म। इन इनफाइनाइट रोटेशन में एक वक्त ऐसा भी आएगा कि जो आरती का हाइड्रोजन है और जो मेरा हाइड्रोजन है, तुम उसी तरह रहो, तुमको कुछ नहीं करना है। एक समय ऐसा भी आएगा तुम जैसे पहले थी उसी तरह रहो। बेसिकली कॉन्फॉर्मेशन क्या होता है, इनफाइनाइट रोटेशन में हमको 3 केसेस पे फोकस करना है। एक फोकस तब जब हमारा हाइड्रोजन और आरती का हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने होगा, या इस कार्बन का हाइड्रोजन उस कार्बन के आगे पीछे होगा। दूसरा केस ये है, देखो दूसरा केस ये है कि देखो मेरा हाइड्रोजन एक नीचे है तो इसका हाइड्रोजन एक ऊपर है,
मेरा 2 हाइड्रोजन ऊपर है तो इसका 2 हाइड्रोजन नीचे है। मेरा दोनों हाइड्रोजन ऐसे भी शेप में है जो ऊपर है तो इसका दोनों हाइड्रोजन भी शेप में है जो नीचे है, यानी सेम जाति वाला बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहां पे क्या होगा, रिपल्सन सबसे कम होगा। इसको गॉची फॉर्म कहते हैं। इनफाइनाइट रोटेशन के दरमियान जब मेरा हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने होगा तो इक्लिप्स्ड, और जब मेरा हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट साइड में होगा तो इसको कहते हैं गॉची फॉर्म। ठीक है ना, सॉरी गॉची नहीं कहते, स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। जब मेरा हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगा तो इसको कहते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। ठीक है ना, और बाकी कहीं भी होगा, मेरा हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन में कोई रिलेशन नहीं है। 3 सिचुएशन है, जब मेरा हाइड्रोजन इसके हाइड्रोजन के जस्ट आमने सामने हो तो क्या कहते हैं, इक्लिप्स्ड। मेरा हाइड्रोजन और इसका हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाएगा तो स्टैगर्ड, जहां पे रिपल्सन सबसे मिनिमम होता है। और तीसरा केस, जब मेरे हाइड्रोजन और इसके हाइड्रोजन में कोई रिलेशन नहीं है तो इसको गॉची या स्क्यू फॉर्म कहते हैं। ठीक है ना, उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब इन सभी बातों को एक और ढंग से हम देख सकते हैं। इधर देखिए, इन सभी बातों को हम एक और ढंग से देख सकते हैं। जैसे ये मेरा हाथ है, ठीक है ना, और ये है, जब दोनों एक दूसरे के आमने सामने होगा तो ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म। जब ऐसे होगा एक दूसरे के जस्ट अपोजिट तो इसको स्टैगर्ड फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, और इन बिटवीन कहीं भी होगा तो ये क्या है, गॉची या स्क्यू फॉर्म। ठीक है ना, तो इसको एक एग्जांपल से दिखाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठे। अब इसको एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है और हमको इसको सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन में करना है। ठीक है ना, इस एग्जाम्पल को हमको सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जैसे हमको ये इथेन दिया हुआ है, 2 कार्बन का सिंगल बॉन्डेड चेन है, और कोई कहा कि इसका कॉन्फॉर्मर्स बनाओ। ठीक है ना, इसका क्या बनाना है, कॉन्फॉर्मर्स। तो अब सबसे पहले इसको थोड़ा छोटा करते हैं कि हमको समझाने में जगह ज्यादा मिल जाए। देखिए, सबसे पहले एक कार्बन है जिससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, और दूसरा भी कार्बन है जिससे क्या है, 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। ठीक है, जब इसका सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन करना है तो आपको कैसे करना है, जो सबसे आपके करीब वाला कार्बन है, जैसे सबसे मेरे करीब कार्बन कौन है, ये व्यूअर्स के जो नजदीक होगा उसको इस तरह से डॉट से रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, और इसके साथ जो 3 हाइड्रोजन है उसको इस तरह से रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले वाले को ऐसे खड़ा रखिए जैसे अभी हम किए थे, और 2 और हाइड्रोजन है जो अभी हम नीचे में भी शेप में किए थे। ठीक है ना, अब ये जो दूसरा है ये पहला कार्बन था, अब ये जो दूसरा कार्बन है इसको इस तरह से थोड़ा ऊंचाई पे ले जाना है। ये मेरा दूसरा कार्बन है, ये पहला कार्बन था और ये दूसरा कार्बन है। ठीक है ना, अब इसके पास फिर 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन को आपको ऊपर रखना है और 2 हाइड्रोजन को उसी तरह भी शेप में यहां रखना है। इसका मतलब है ना, इस हाइड्रोजन के पीछे ये है, इस हाइड्रोजन के पीछे ये है, और इस हाइड्रोजन के पीछे ये है। ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म। ठीक है, इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है कि प्रत्येक हाइड्रोजन एक दूसरे के क्या होता है, जस्ट आगे पीछे होता है, मतलब आमने सामने होता है। ठीक है ना, यहां पे चूंकि सेम जाति वाला आमने सामने है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है। इक्लिप्स्ड फॉर्म क्या होता है, जहां रिपल्शन मैक्सिमम होता है। जहां रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है वहां पे स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत कम होती है। स्टेबिलिटी क्या होगा, लो, स्टेबिलिटी बहुत कम होगी। ठीक है, जहां पे रिपल्सन बहुत ज्यादा होता है वहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। एनर्जी क्या होगा, हाई। ठीक है, ये है इक्लिप्स्ड फॉर्म। इक्लिप्स्ड फॉर्म में क्या होता है, ये सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन है। सी हॉर्स में कौन सा है, इक्लिप्स्ड।
अभी हमारा दो और है, एक को बोलते हैं स्टैगर्ड और एक को बोलते हैं स्क्यू। तो सबसे पहले आप तेजी से इक्लिप्स फॉर्म को बनाइए। अब ये हमारा इक्लिप्स फॉर्म था। अब इक्लिप्स के बाद हमको क्या बनाना होता है? स्टैगर्ड। स्टैगर्ड का मतलब क्या होता है? जब एक कार्बन का हाइड्रोजन दूसरे कार्बन के हाइड्रोजन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हो, ठीक है ना? जैसे ये वाला सिचुएशन, एक ऊपर है तो एक हाइड्रोजन नीचे होगा। इसको करने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए आपको करना क्या है, इस बात को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब आपका क्या बन जाए, इक्लिप्स फॉर्म बन जाए, तो आपको पूछेगा कि कितने डिग्री का रोटेशन करे कि इक्लिप्स फॉर्म क्या चीज में बदल जाए? स्टैगर्ड। जैसे देखो ये कोई कार्बन है और ये कितने स्पेस को घेर रहा है? 360, और 360 कितने में बटा है? 3 में। तो एक को कितना मिलेगा? बोलो। 12, 120। और अब ये कार्बन भी कितना है? 3 से जुड़ा हुआ है, तो 360 कितने में बट रहा है? टोटल 6 में। तो एक को कितना मिला? 60। तो अब 60 डिग्री से हम क्या करेंगे? रोटेशन करेंगे। अब क्या करना है कि पहले वाले कार्बन को आपको फिक्स करना है। पहले वाले कार्बन के साथ कुछ नहीं करना है, इसको यूं ही ऐसे पकड़े रहना, ठीक है ना? पहले वाले कार्बन को यूं ही पकड़े रहना। अब दूसरे वाला को है ना, जो नीचे है उसको ऊपर कर देना। भी शेप में हाइड्रोजन नीचे था, अब भी शेप में हाइड्रोजन ऊपर चला गया और एक हाइड्रोजन नीचे कर देना। अब इसमें क्या हो रहा है? एक हाइड्रोजन ऊपर है तो एक हाइड्रोजन नीचे है, दो हाइड्रोजन नीचे है भी शेप में तो दो हाइड्रोजन ऊपर है भी शेप में। इसको बोलते हैं स्टैगर्ड फॉर्म। स्टैगर्ड फॉर्म, ठीक है ना? स्टैगर्ड फॉर्म क्या होता है? जहां रिपल्शन मिनिमम होता है। रिपल्शन यहां पे क्या होगा? मिनिमम, ठीक है ना? रिपल्शन मिनिमम होगा तो स्टेबिलिटी क्या होगा? मैक्सिमम। और एनर्जी, रिपल्शन कम तो एनर्जी भी मिनिमम होगा। यानी स्टैगर्ड फॉर्म क्या है? जहां पे रिपल्शन बिल्कुल मिनिमम हो, अच्छा ना? तो ये था सी हॉर्स का इक्लिप्स फॉर्म और ये है सी हॉर्स का स्टैगर्ड फॉर्म। अब हम लोग देखते हैं स्क्यू या गॉची फॉर्म क्या होता है। एक बार फिर से इक्लिप्स फॉर्म में क्या होता है? इस कार्बन का हाइड्रोजन और इस कार्बन का हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने था। स्टैगर्ड फॉर्म में इस कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में है। एक ऊपर है तो एक नीचे है, दो नीचे है तो दो ऊपर है। अब तीसरा स्क्यू, जिसमें दोनों कार्बन के हाइड्रोजन में कोई रिलेशन नहीं होगा। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा सा इसको और एडजस्ट करते हैं। यहां देखिए, अब अगला जो मेरा एग्जाम्पल है वो है स्क्यू का। जैसे ये कार्बन है, इसके साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है ना? और ये दूसरा कार्बन है जिसमें एक सपोज कीजिए हाइड्रोजन यहां है, एक यहां है, एक यहां है। अब इन दोनों में कोई रिलेशन नहीं है। पहले कार्बन में और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन में अब कोई रिलेशन नहीं है। अभी तक क्या हो रहा था कि पहला कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन का हाइड्रोजन एक दूसरे के आमने सामने था, तो इक्लिप्स फॉर्म। दूसरे केस में स्टैगर्ड में क्या था? पहले कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन जस्ट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में था। इसमें क्या हो रहा है कि पहले कार्बन का हाइड्रोजन और दूसरे कार्बन का हाइड्रोजन में कोई रिलेशन नहीं है। तो ये क्या होगा? स्क्यू या गॉची फॉर्म। इसको कहेंगे स्क्यू या गॉची फॉर्म, ठीक है? उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। जल्दी से लिखिए इसको। तो कार्बन जब भी सिंगल बॉन्ड बनाएगा ना, कार्बन जब कभी भी सिंगल बॉन्ड चेन बनाता है
तो अगर आपको बोला कि उसका सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन करना है तो इस तरह से उसके 3 फॉर्म बनाएंगे सी हॉर्स में, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू या गॉची। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। सपोज कोई हमको बोला, ये देखो, ये 3 कार्बन का क्या है, सिंगल बॉन्डेड चेन, 3 कार्बन का चेन है ना। आपको करना क्या है, कोई कहा कि इसका सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन करो, तो सबसे पहले नंबरिंग कर दो। देखो 1 2 3, सही है। करना क्या है कि आपका जितना भी कार्बन हो उसको 2 कार्बन में चेंज कर देना है। चेन कितना भी कार्बन का हो आपको कितने में चेंज कर देना है, 2 कार्बन में। इसका क्या मतलब हुआ, सबसे आपको पहला कार्बन को पकड़ना है। सबसे पहला कार्बन ये है, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से आप दे दीजिए 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। फिर दूसरे कार्बन, ये पहला कार्बन था, अब आपको जाना है दूसरे कार्बन के पास। अब ऐसे देखना है कि दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन और एक CH3, तो 3 कार्बन का चेन कितने में बदल गया, 2 कार्बन में। अब आपको क्या करना है, फिर से गौर कीजिए, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन है और एक CH3, तो हम CH3 को ऊपर दे दिए, ठीक है ना, और 2 हाइड्रोजन को नीचे दे दिए। ऐसा इसलिए किए क्योंकि हम इक्लिप्स फॉर्म बना रहे हैं। इक्लिप्स फॉर्म क्या होता है, जहां पे मैक्सिमम रिपल्शन हो। इन 2 हाइड्रोजन के पीछे ये 2 हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना, इन 2 हाइड्रोजन के पीछे ये 2 हाइड्रोजन, और इस सिंगल हाइड्रोजन के पीछे कौन आ गया, CH3, है ना। तो CH3 एक बल्की ग्रुप है, मतलब ये 3 एटम से मिलकर बना हुआ है, ये तो एक ही है ना। तो यहाँ पे पार्शियल इक्लिप्स का कॉन्सेप्ट होता है। ये बहुत बड़ा है और ये छोटा है, तो पूरी तरह से तो नहीं ढकेगा लेकिन ढकेगा, ठीक है ना, पार्शियल इक्लिप्स बोलेंगे। तो ऊपर में पार्शियल इक्लिप्स हो रहा है और नीचे में फुल्ली इक्लिप्स हो रहा है। अब अगर हमको इसका स्टैगर्ड फॉर्म बनाना है तो 60 डिग्री से रोटेशन करेंगे। आपको जैसा बताया, पहला को फिक्स रखना, इसके साथ कुछ मत करना, ठीक है ना, और दूसरे को जो ऊपर था उसको नीचे कर देना, जो नीचे था उसको ऊपर कर देना। तो ये हो गया इक्लिप्स फॉर्म और ये हो गया स्टैगर्ड फॉर्म। अब तीसरा, जब कोई रिलेशन ना हो, जैसे पहले कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कहीं भी रख दो, ठीक है ना, और उसी तरह दूसरा जो कार्बन है उसके भी सभी एटम और ग्रुप ऑफ एटम को कहीं भी रख दो। इन दोनों में अब देखिए कोई भी रिलेशन नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, स्क्यू फॉर्म। इस तरह अगर कोई 4 कार्बन का चेन हो तो क्या करना, अगर 4 कार्बन का चेन होगा तो CH3 की जगह क्या जोड़ देंगे, CH2 CH3 जोड़ देंगे, सो ऑन आगे बढ़ते रहेंगे। अब नेक्स्ट, अगर इसी तरह 4 कार्बन का रहा तो कैसे करेंगे। अब आप पैटर्न समझ चुके होंगे। अगर 4 कार्बन का करना है तो फिर से हमको कितने कार्बन में बदल देना है, बताओ, 2 कार्बन में। फिर से पहला कार्बन है, इसके लिए डॉट, इससे 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, तो 1 2 3, ठीक है ना, हमेशा पहला इस तरह से। अब दूसरे कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, 2 हाइड्रोजन, उसको नीचे दे दिए, और ऊपर में क्या जुड़ा हुआ है, CH2 CH3, सही है। तो ये कौन सा हो गया, इक्लिप्स्ड। उसी तरह अगर हमको स्टैगर्ड बनाना है तो पहले कार्बन को अपने जगह पे रखो, उसके हाइड्रोजन को भी सब अपने जगह पे रहने दो, और दूसरे वाले को पलट दो। ये क्या हो गया, स्टैगर्ड। अब तीसरा स्क्यू, जिसमें कोई भी रिलेशन ना हो, तो ये आपके ऊपर है, जहां मन करता है हाइड्रोजन को रख दो। देखिए दोनों में अब कोई रिलेशन नहीं है, तो ये कौन सा हो गया, स्क्यू। उम्मीद है सबको समझ में अब आ चुका होगा। इस तरह कार्बन चेन कितना भी बढ़ता जाए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको 2 कार्बन में बदल देना है और
इस तरह से आपको आगे बढ़ना है। अब हम लोग देखेंगे न्यूमैन प्रोजेक्शन क्या होता है। नेक्स्ट है न्यूमैन प्रोजेक्शन। न्यूमैन प्रोजेक्शन में कॉन्फॉर्मर्स कैसे बनाते हैं तो फिर से एग्जाम्पल है हमारे पास CH3 CH3, ठीक है, CH3 CH3। आपको करना क्या है, ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है। पहले कार्बन के लिए इस बार ऐसे सर्कल बनाना है, पहले कार्बन के लिए क्या बनाना है, सर्कल, ठीक है। और इससे जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको इस तरह रखना है, पहला हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, सॉरी सबसे पहले इस कार्बन के लिए हम क्या करेंगे, एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है ना। और इससे क्या जुड़ा हुआ है, 3 हाइड्रोजन, तो इसको यहां पे देंगे, पहला हाइड्रोजन यहां, दूसरा हाइड्रोजन यहां और तीसरा हाइड्रोजन यहां पे, ठीक है। अब दूसरे कार्बन के लिए हम यहां पे डॉट देंगे, दूसरे कार्बन के लिए क्या देंगे, डॉट। और इससे जो ये दूसरा कार्बन है, ब्लैक वाला पहला कार्बन था उसके 3 हाइड्रोजन थे, और रेड वाला ये दूसरा कार्बन है, इससे जो 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है उसको एक यहां रखेंगे, अच्छा ना, दूसरे को यहां पे रखेंगे और तीसरे को कहां रखेंगे, यहां पे। ये सजेस्ट कर रहा है कि ये हाइड्रोजन इसके पीछे है, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है, ये दोनों एक दूसरे के पीछे है और ये दोनों एक दूसरे के पीछे है। तो ये कौन सा फॉर्म होगा, इक्लिप्स फॉर्म। ये इक्लिप्स फॉर्म किसमें है, न्यूमैन प्रोजेक्शन में, ठीक है ना। अब अगर हमको इसका स्टैगर्ड करना होगा तो बिल्कुल सेम तरीका है, आपको करना क्या है, पहले वाले कार्बन और उससे जो जुड़ा हाइड्रोजन था उसको वहीं पे रहने देंगे इस तरह से, और जो दूसरा कार्बन है, दूसरा कार्बन मेरा ये था और उससे जुड़ा ये 3 हाइड्रोजन था, उसका डायरेक्शन बदल देंगे। अब एक नीचे हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना, और 2 हाइड्रोजन का, देखो जो ऊपर था वो नीचे आ गया और जो नीचे था अब वो कहां चला जाएगा, ऊपर, ठीक है ना। ये कौन सा फॉर्म है, स्टैगर्ड फॉर्म। और तीसरा स्क्यू या गॉची फॉर्म, जिसमें एक दूसरे में कोई रिलेशन नहीं होता है। ये भी सेम आपको कैसे बनाना है, 60 डिग्री रोटेशन से। कभी भी आपसे पूछे कि इक्लिप्स से स्टैगर्ड कैसे बनता है, इक्लिप्स से स्टैगर्ड बनाने के लिए 60 डिग्री का हम क्या करते हैं, रोटेशन करते हैं। अब जब दोनों में कोई रिलेशन नहीं होगा, जैसे इसका हाइड्रोजन सपोज यहां है, दूसरे का यहां है, तीसरे का यहां है, और जो दूसरा कार्बन है सपोज कीजिए एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, तो दोनों में कोई रिलेशन ही नहीं है, तो ये कौन सा होगा, स्क्यू फॉर्म। और फिर से अगर कार्बन बढ़ता है तो जैसे पिछले केस में किए थे आपको उसी तरह से आगे बढ़ते चले जाना है। तो ये एक प्राइमरी इंफॉर्मेशन या नॉलेज है न्यूमैन प्रोजेक्शन का, और इसके पहले आपको बताया सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन का। दोनों में 3-3 फॉर्म होता है, एक इक्लिप्स्ड, एक स्टैगर्ड और एक स्क्यू फॉर्म। उम्मीद है सबको समझ में आया होगा। अब अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है ये है, लिखिए, कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स ऑफ साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन कैसे अपना कॉन्फॉर्मेशनल आइसोमर्स बनाता है, ठीक है। ये जरा ध्यान से देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ये देखो ध्यान से, आप सभी को इस स्ट्रक्चर को बहुत पहले से देख रहे हैं। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन का मतलब हुआ 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन। साइक्लोहेक्सेन एक सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है।
अभी बताया कि सिंगल बॉन्डेड कार्बन जो होता है ना वो फ्री रोटेशन करता है, तो वो तीन फॉर्म बनाता है, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। लेकिन एक विशेष केस है किसका, साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन फ्लिप फ्लैप का कॉन्सेप्ट रखता है, फ्लिप फ्लैप का कॉन्सेप्ट। साइक्लोहेक्सेन में क्या आता है, फ्लिप फ्लैप कॉन्सेप्ट। ये फ्लिप फ्लैप कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखो फ्लिप फ्लैप कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि अगर हम किसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर के साथ कोई बदलाव करते हैं, अगर हम किसी ओरिजिनल स्ट्रक्चर में कुछ एक्सटर्नल प्रेशर या स्ट्रेस का इस्तेमाल कर कर उसके स्ट्रक्चर में बदलाव कर दे, तो ये क्या कहलाता है, फ्लिप फ्लैप। जैसे ये साइक्लोहेक्सेन था, सपोज कीजिए हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर इस दिशा में लगा रहे हैं, ठीक है ना, एक एक्सटर्नल प्रेशर इस दिशा में अगर हम लगाते हैं तो क्या होता है, जो ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर है कुछ इस तरह से चेंज कर जाएगा। जो मेरा ओरिजिनल स्ट्रक्चर था कुछ इस तरह से चेंज कर जाएगा, 2 3 4 5 6, अभी भी 6 कार्बन है, अभी भी 6 कार्बन है, पर ये साइक्लोहेक्सेन था जो अपना स्ट्रक्चर चेंज कर चुका है, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बोट फॉर्म। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, इस स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, बोट फॉर्म। बोट फॉर्म क्या होता है, इसको इस तरह से समझिए, कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कोई कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, एक सिमिलर जितना इधर है उतना ही सिमिलर इधर है, तो इसको क्या कहते हैं, सिस फॉर्म। अगर किसी डबल बॉन्डेड कार्बन के अलोंग सिमिलर वाला एक ही दिशा में होता है तो इसको क्या बोलते हैं, सिस फॉर्म। ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म का केस ये बन जाता है। पहले ये क्या था, साइक्लोहेक्सेन, और साइक्लोहेक्सेन पे जब हम एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल किए तो ये बोट फॉर्म बन गया। बोट बेसिकली कैसा है, ये डबल बॉन्डेड कार्बन चेन की तरह दिख रहा है और सिमिलर वाला दोनों डबल बॉन्ड के एक ही दिशा में है, तो इसको कैसा फॉर्म बोलेंगे, सिस फॉर्म। बोट फॉर्म कैसा होता है, सिस फॉर्म की तरह होता है, ठीक है ना। सिस फॉर्म का मतलब होता है सेम जाति में यहाँ पे रिपल्शन, देखो दोनों आमने सामने सिंबल है तो रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा, तो बोट फॉर्म क्या होता है, जहां पे रिपल्शन बहुत हाई होता है। और ये जस्ट लाइक कैसा होता है, सिस फॉर्म, ठीक है। अब फिर से हम एक बदलाव करते हैं, अगला चेंज हम क्या करते हैं, आप सभी कोई, जैसे सपोज कीजिए एक कान इसका ये है और एक कान ये है। आप जानते हैं कि सिस फॉर्म से ट्रांस कैसे बनाते हैं, एक कान पकड़कर दूसरे को या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज में घुमाते हैं। अब ऐसा ही करने वाले हैं, सपोज कीजिए इसका ये 2 कान है, एक कान को पकड़े और जो ऊपर था ना इसको घुमा कर नीचे करते हैं, ठीक है ना, दूसरे कान को घुमाते हैं कुछ इस तरह से, तो होगा क्या, इस तरह से ये स्ट्रक्चर बना लेगा। देखिए ये पहले से जैसे था उसी तरह है, ये जो ऊपर था ना उसको घुमाकर हम कैसे कर दिए हैं नीचे। अभी बताएं, साइक्लोहेक्सेन फ्लिप फ्लैप के कॉन्सेप्ट पे काम करता है। हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर का इस्तेमाल करते हैं, जैसे इस केस में जब ऊपर से प्रेशर लगा तो ये बन गया बोट। अब इस बार क्या किया, इसको पकड़कर और दूसरे को नीचे घींच दिए, एक्सटर्नल प्रेशर अपने हाथ का इस्तेमाल किए होंगे और प्रेशर लगाकर इसको नीचे की ओर ठेले होंगे। कहने का मतलब यहां पे हम क्या किए हैं, एक क्लॉकवाइज रोटेशन करवा दिए, इसको पकड़कर नीचे की ओर घुमा दिए हैं। अभी भी ये कितने कार्बन का चेन है, 1 2 3 4 5 6, तीनों कंपाउंड एक ही है। यह है साइक्लोहेक्सेन और यह है साइक्लोहेक्सेन का बोट फॉर्म और यह है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म। ऐसे लग रहा है कि कोई चेयर की तरह, एकदम आरामदायक चेयर की तरह कोई आकर आराम से इस पे पैर फैलाकर बैठ गया है। इसको क्या बोलते हैं, आज के बाद ये कभी भी स्ट्रक्चर मिले तो ये कौन सा स्ट्रक्चर कहलाता है, चेयर फॉर्म।
आपसे पूछेगा साइक्लोहेक्सेन कितने कॉन्फॉर्मर्स बनाते हैं, तो साइक्लोहेक्सेन के दो कॉन्फॉर्मर्स होते हैं, एक बोट और एक चेयर। ये चूंकि साइक्लोहेक्सेन सिंगल बॉन्डेड चेन की प्रॉपर्टी है और उसके स्पेस अरेंजमेंट में हम दो तरीके से बदलाव लाए हैं, एक बोट बनाकर और एक चेयर बनाकर। तो चेयर फॉर्म आपका ट्रांसफॉर्म की तरह होता है, ये कोई डबल बॉन्डेड चेन है, एक सिमिलर वाला ऊपर तो एक सिमिलर वाला डायगोनली नीचे, तो हम लोग पढ़े हैं इसको क्या कहते हैं, ट्रांसफॉर्म। ठीक है ना, ट्रांसफॉर्म में रिपल्शन मिनिमम होगा क्योंकि एक ऊपर है तो एक नीचे है, रिपल्शन मिनिमम होगा यहां पे। ठीक है, इस तरह कॉन्फॉर्मर्स में हम तीन बातें मेनली पढ़ते हैं, एक सी हॉर्स रिप्रेजेंटेशन जिसमें तीन स्ट्रक्चर बनते हैं, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। फिर दूसरा न्यूमैन प्रोजेक्शन, उसमें भी तीन फॉर्म बनता है, इक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू। और सबसे फाइनली लास्ट में हम लोग देखते हैं साइक्लोहेक्सेन। तो साइक्लोहेक्सेन बेसिकली दो तरह का कॉन्फॉर्मर्स बनाता है, एक को बोलते हैं बोट जहां रिपल्शन बहुत ज्यादा होता है और एक चेयर जहां रिपल्शन मिनिमम होता है। उम्मीद है आप सबको कॉन्फॉर्मेशन का ये छोटा सा इंट्रोडक्टरी क्लास अच्छे से समझ में आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।